So welcome to the second lecture BSc सेकेंड ईयर। तो हमने पहले लेक्चर में जो है डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं इस ईयर में BSc सेकेंड ईयर में, और हमने जो स्टार्ट किया है वो सेकेंड बुक जो है, सेकेंड पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने स्टार्ट किया है। तो हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, परिपथ विश्लेषण, कि भाई सर्किट एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा था कि हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हम प्रतिबाधा पे आए। ठीक है, प्रतिबाधा को हमने लिखा था कि Z बराबर R प्लस जे एक्स, एक्स प्रतिघात है, तो x जो है वो XL के रूप में भी हो सकता है और XC के रूप में भी हो सकता है। XL मतलब कुंडली लगी हो तो XL को हम ओमेगा L से लिखते हैं, और XC मतलब संधारित्र लगाओ, कैपेसिटर। ठीक है, तो XC बराबर 1/ओमेगा C लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिबाधा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, इसकी परिभाषा भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या है कि ऐसी प्रतिबाधाएं जिसका मान धारा की दिशा बदलने पर नहीं बदलता है, वो क्या कहलाती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। दोबारा से डेफिनेशन, कि ऐसी प्रतिबाधाएं जिनका मान धारा की दिशा बदलने पर नहीं बदलता है, यानी वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी प्रतिबाधाएं क्या कहलाती हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी प्रतिबाधा जिसका मान धारा की दिशा बदलने पर वही रहता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, ठीक है, तो R, L, C वे इनके संयोजन की प्रतिबाधा है। ऐसी प्रतिबाधा जिसका मान धारा की दिशा बदलने पर वही रहता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। RLC की प्रतिबाधाएं, इसका अपोजिट कर दें कि भाई ऐसी प्रतिबाधाएं जिनका मान धारा की दिशा बदलने पर बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं होंगी। इसके उदाहरण हैं डायोड, ट्रांजिस्टर आदि। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको आपस में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट की ऐसी प्रतिबाधा जिसका मान दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर बदल जाए, तो वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं होंगी, जिसके एग्जांपल है डायोड, ट्रांजिस्टर की प्रतिबाधाएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रैखिक प्रतिबाधा। नाम से पता लग रहा है, देखो, रैखिक प्रतिबाधा। ठीक है, लीनियर इंपीडेंस, रैखिक प्रतिबाधा। अब रैखिक प्रतिबाधा क्या होती है? कि रैखिक प्रतिबाधा है कि भाई वे प्रतिबाधाएं जिसमें प्रवाहित धारा वे उनके मध्य वोल्टा का मान सरल रेखीय प्राप्त हो, यानी V बराबर I R, ओम का नियम होता है। ठीक है, V समानुपाती, समानुपाती के लिए हम बोलते हैं कि भाई समानुपाती है तो ग्राफ कैसा आएगा? जैसे हम V और I में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, V में और I में ग्राफ बनाते हैं ओम के नियम से, तो कैसा आता है? सरल रेखा। ठीक है, यानी प्रवाहित धारा और वोल्टा के मध्य ग्राफ कैसा प्राप्त हो? सरल रेखा प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं? रैखिक प्रतिबाधा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? RLC की प्रतिबाधा, यानी ऐसी प्रतिबाधा जिनमें धारा वे
वोल्टता के मध्य ग्राफ रेखिक प्राप्त हो तो ऐसी प्रतिबाधा क्या कहलाएगी? रेखिक प्रतिबाधा कहलाती है। इसका भी एग्जांपल वही है, आरएलसी की प्रतिबाधा है। इसके अपोजिट ए रेखिक प्रतिबाधा, ए रेखिक प्रतिबाधा इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें वी और आई के मध्य ग्राफ हमें सरल रेखा प्राप्त ना हो बल्कि किसी और वक्र के रूप में प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएंगी? ए रेखिक प्रतिबाधाएं कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने द्विपार्श्विक प्रतिबाधा पढ़ लिया, द्विपार्श्विक कौन नहीं होती है उसके बारे में पढ़ लिया, रेखिक प्रतिबाधा पढ़ लिया, अरेखिक प्रतिबाधा पढ़ लिया। अरेखिक इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें वी और आई के मध्य ग्राफ जो है वो हमें रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो। ठीक है, उसके उदाहरण हो जाएंगे डायोड एंड ट्रांजिस्टर की प्रतिबाधाएं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास शाखा, ब्रांच। शाखा क्या है? किसी परिपथ में देखो कि हम बात करें कि परिपथ में अगर धारा का मान जहां जहां समान रहेगा, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएंगी? शाखा कहलाएंगी। क्या कहलाएगी? शाखा। यानी परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहे। परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहता है शाखा कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहे, धारा का मान चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे हम बात करें ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो कैपेसिटर और हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, सी और आर लगा रखे हैं सब ये। ठीक है, तो परिपथ का विभाग यानी इस उपरोक्त ये जो डायग्राम बना रखा है हमने, इसी धारा है। ठीक है, तो सब में धारा जो है समान रहेगी, यानी इस परिपथ में ए बी, बी सी और बी डी सब क्या है? शाखा है। क्या है? शाखा है। तो एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है शाखा कि भाई परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहेगा क्या कहलाएगी? शाखा कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट परिभाषा और इसमें संधि, जंक्शन बोलते हैं या नोड भी बोलते हैं इसे। परिपथ का वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। परिपथ का वह बिंदु, ये कहां मिलती है? बिंदु बी पर, तो बिंदु बी क्या कहलाएगा? यहाँ पर संधि या नोड कहलाएगा। यानी परिपथ का वह बिंदु, परिपथ का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि या नोड कहलाता है। संधि या नोड कहलाता है। तो परिपथ का कौन सा बिंदु ऐसा है? देखो ये वाली, ये सब किस बिंदु में मिल रही है? बिंदु बी पर मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर बिंदु बी क्या है? संधि या नोड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है जाल। तो जाल कि भाई ऐसा परिपथ, जाल क्या होता है भाई? जाल नेटवर्क बोलते हैं इसे। ठीक है, जाल कि भाई विभिन्न परिपथ अवयवों से बना जटिल परिपथ। ठीक है,
मतलब जिसमें प्रतिरोध हो, प्रेरकत्व हो, संधारित्र हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, तो ऐसे इससे बना जटिल परिपथ क्या कहलाएगा? जाल कहलाएगा। ठीक है, तो जाल में हम दो, एक इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, सक्रिय जाल। ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, सक्रिय जाल। और ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं, ऊर्जा स्रोत मतलब बैटरी लगी हो, ठीक है, और ऊर्जा स्रोत उपस्थित है तो सक्रिय जाल, और नहीं है तो निष्क्रिय जाल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित है, सक्रिय जाल, और ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं है, निष्क्रिय जाल कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चतुर टर्मिनल जाल आता है। चतुर टर्मिनल जाल कहां से पता लगाया कितने टर्मिनल होंगे? 4। तो इसका डायग्राम हम बनाए। ऐसा जाल जिसमें दो तो निवेशी टर्मिनल हो और दो निर्गम टर्मिनल हो, ऐसा जाल क्या कहलाएगा? चतुर टर्मिनल जाल। तो ये जाल जो है इनको बोलते हैं हम निवेशी टर्मिनल। 1 जो लिखा हुआ है इनको बोलते हैं निवेशी टर्मिनल, और इसको बोलते हैं निर्गम टर्मिनल। निर्गत भी बोल सकते हैं और निर्गम टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट। तो ऐसा जाल जिसमें दो निवेशी, 4 टर्मिनल हो गए, 1 2 3 4, दो तो निवेशी होंगे, 2 निर्गम होंगे, ऐसा जाल क्या कहलाएगा? चतुर टर्मिनल जाल कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है त्रिटर्मिनल जाल। इसमें क्या होगा कि जो निवेशी टर्मिनल और निर्गम टर्मिनल है, जैसे ये 1 1 2 2, उनमें से एक टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? एक टर्मिनल, इन दोनों में से कोई एक टर्मिनल क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये जाल क्या कहलाएगा? त्रिटर्मिनल जाल कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम नहीं इतना पढ़ा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ के कितने नियम है? किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम धारा का नियम है, दूसरा नियम वोल्टा का नियम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।